C for U by Kamal. This is the lecture number 3 of chemical kinetics. In this lecture, we will discuss the integrated rate equation for the zero order and the first order. मतलब जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होती हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं, उनके सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ऑर्डर या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. मेनली हम यहाँ पर 0 और 1 के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसके, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे. वहीं से हमें एक टर्म निकलेगा रेट कांस्टेंट, वहाँ से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालेंगे और एक और चीज़ उसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जो यूनिट के बारे में, उसकी यूनिट कैसे निकलेगी. ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम किसके लिए करेंगे, पहले जीरो ऑर्डर के, फॉर जीरो ऑर्डर. तो पहले जीरो फॉर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. तो हमने दो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया, एक चीज बताई थी, जब कोई रिएक्टेंट है और क्या है आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कैसे डिस्कस किया था, मैं कल रेट ऑफ रिएक्शन को केवल रेट लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई dt. क्या लिखा था, माइनस DA बाई dt. ये अकॉर्डिंग, ये जो हमारा है ये क्या है आपका, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ. डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल रेट लॉ कह सकते हैं इसको. तो ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टर्म्स हैं, देखने के लिए आप कह सकते हो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स का. तो डिफरेंशियल रेट लॉ में रेट को क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई dt, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ A बाई dt ऐसे लिखते हैं. ठीक है, रेट लॉ जो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, A की पावर जो भी उसका ऑर्डर होगा. तो हम पढ़ रहे किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, जीरो. तो एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम अगर जीरो होता है तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इसकी A0 है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस समय क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, डिफरेंशियल लिख देता हूँ, डिफरेंशियल एट टाइम t कंसंट्रेशन जो हो गई है वो A हो रही है, और जो P की वैसे में जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, P की हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी, x मान लेते हैं. ठीक है, टाइम जीरो पे A की कंसंट्रेशन A0 है और T की कंसंट्रेशन एट टाइम T कितनी हो गई है, A हो गई है. मतलब जब स्टार्ट में लिया तो 10 थी, बाद में कुछ हो गई है, 5 या 6 जो भी हो गई है. ठीक है, और ये x से है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. ठीक है, ये आया कैसे होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, A0 माइनस x करके लिख सकते हैं इसको. ठीक है, वैसे इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, तो A0 और A की जरूरत पड़ेगी. तो रेट इज इक्वल टू k की पावर 0, और एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. तो इसको क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू k. ये दोनों ही रेट अलग अलग, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपने डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ा था, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ी थी, माइनस DA बाई dt, माइनस DP बाई dt, बहुत सारे हमने इक्वेशन वहां देखे थी. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसके लिए, एक किसमें चेंज हो रहा है, अगर P में चेंज हो रहा है. वैसे ही रेट लॉ हमने सेकंड लेक्चर में हमने देखा था K और पावर की कंसंट्रेशन पे होता है, जो भी उसका ऑर्डर होता है उसके पावर पे होता है. ठीक है, तो ये जब जीरो है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो A की पावर n है, तो यहाँ पर किसके रखेंगे हम, जीरो के रखेंगे. ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K का. अब दोनों ही एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, K के बराबर. किसके बराबर होगा, K के. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग. ठीक है, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो माइनस DA, पहले तो पहले हम क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे. क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे. ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, माइनस DA बाई DA इज इक्वल टू K dt. ठीक है, इस वाले टर्म को यहाँ ले गए और इसको इधर रख दिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन. अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन. तो क्या करेंगे, माइनस DA बाई dt इज इक्वल टू K dt. ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, वैसे
आपको ज़्यादा इसमें मैथड इंटीग्रेशन पढ़नी नहीं है, इतनी इंटीग्रेशन इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि किसी की भी, ये ध्यान रखना, किसी का भी इंटीग्रेशन होता है अगर 1 है बीच में, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है, dt लिखा है या dx लिखा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, t आ जाएगा। जैसे 1 dx लिखा होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर x आ जाएगा, और dy लिखा होगा तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये dA लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a आ जाएगा, और k क्योंकि यहाँ dt से के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो यहाँ t आ जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज योर i। ठीक है, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट से भी समझा सकता था, लेकिन अभी इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो i है वो क्या है, आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या कहलाता है ये, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 हो गई, इस इक्वेशन 3, ये 1 थी, ये 2 थी, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो ये थर्ड इक्वेशन है, और एट टाइम एट t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 होगा, t 0 होगा, तो जो a है, जो ये कंसंट्रेशन है, वो किसके बराबर होगी, a नॉट के बराबर होगी। टाइम 0 पे जो a है वो किसके बराबर होगा, a नॉट के, तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, a किसके बराबर होगा, a नॉट के। ठीक है, तो उस केस में ऑन ये वैल्यू हम किसमें रख दें, पुट वैल्यू इन दिस वैल्यू इन थर्ड, इन थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू को रख देते हैं, ये दो t इजिकल टू 0 और a इजिकल टू a नॉट। तो क्या होगा, t इजिकल टू 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये a वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट के। तो i इजिकल टू क्या रख देंगे, i इजिकल टू माइनस का a, क्या हो जाएगा, i इजिकल टू माइनस का माइनस a नॉट। अब ये i की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। तो इस वैल्यू को हम थर्ड में लिख देंगे, रख देते हैं, तो क्या निकलेगा आपका, ये वैल्यू को थर्ड में रखते हुए क्या होगा, माइनस a इज इक्वल टू के टी माइनस a नॉट। तो a नॉट को इधर ले आते हैं, तो a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस a बाई टी। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा और तरीके से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू कितना हो जाता, जो ये अभी लिखा हुआ था, a इज इक्वल टू a नॉट, क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू माइनस, इधर भेज देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के टी, ये क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे, अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें समझना है, ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या करना है, देख लो दोबारा एक बार। टाइम 0 पे जो a की कंसंट्रेशन है वो a नॉट है, एट टाइम t कितनी हो गई, a हो गई। रेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल रेट लिखे थे, इस तरीके से हमने रेट लिखे थे कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस da बाई dt। दूसरा अगर सेकंड लेक्चर खोलेंगे तो आप, मैंने बोला था कि लॉ ऑफ रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लिखते थे रेट के बारे में, तो क्या लिखते थे, रेट इज इक्वल टू के ए नॉट, मतलब 0। तो क्योंकि ए 0 क्यों रखा है यहाँ पर, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए चल रहा होता तो यहाँ पर 1 रखते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए चल रहा होता तो क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं। वैसे यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखा है, तो ये a की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के। तो ये दोनों एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो उसके बाद हमने जब इक्वेट किया तो वेरिएबल फिर पहले सेपरेशन करेंगे। जब हमने वेरिएबल का सेपरेशन किया उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा वही वर्ड आ जाए, वही टर्म आ जाएगा यहाँ पर। अगर dx होता तो x आ जाता, y है तो y आ जाता, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, a के रिस्पेक्ट में तो a आता था। बस इतनी सी इंटीग्रेशन आपको समझनी है बस, और याद ही रख लो, ठीक है, सच्चा। ठीक है, और k dt में dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t आ जाएगा और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो एट t इज इक्वल टू 0, देखो अगर t यहाँ पर 0 रखते हैं तो t 0 होता है तो a की जगह क्या है, a नॉट। ठीक है, तो a इज इक्वल टू a नॉट, और ये वैल्यू को हम किस में रख देते हैं, थर्ड इक्वेशन में। जब हम थर्ड इक्वेशन रखते हैं तो t की वैल्यू 0 रखी हमने और a को a नॉट है, तो i की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस
ए नॉट। तो अब ये वैल्यू दिस वैल्यू इस वैल्यू को हम किस में रखते हैं, थर्ड में। तो माइनस ए के टी माइनस ए नॉट। एक इस इक्वेशन में माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के टी प्लस ए नॉट। उसके बाद ये इक्वेशन में के को इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका क्या, ये तो थी इक्वेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब जब जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन है तो एक ग्राफ भी खींच लेते हैं इसके लिए हम। जो ग्राफ होगा वो किसके बीच में खींचना है हमें, वो खींचना है हमें किसके बीच में, ए नॉट ए के बीच में और टी के बीच में। जो इक्वेशन मैंने वहां बनाई है इसमें देखो वाई एक्सिस पे क्या है आपका ए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की तरह इसकी इक्वेशन हमें की तरह हमें देखना है इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखो a है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m इज इक्वल टू क्या है, माइनस के, इंटरसेप्ट है ए नॉट। तो सिंपली अगर आप देखो कि इंटरसेप्ट का मतलब कहीं ना कहीं y एक्सिस पे कट करेगा। स्लोप अगर पॉजिटिव होता तो स्लोप ऐसा जाता, लेकिन स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। तो ये है आपका किसके बीच में, जीरो ऑर्डर का ग्राफ। ध्यान रखना, और ग्राफ भी पूछते हैं, यह है जीरो ऑर्डर का ग्राफ किसके बीच में, ए नॉट ए के बीच में और टी के बीच में। ठीक है, ये तो था आपका ग्राफ। अब हम नेक्स्ट टर्म इसमें देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए एक हाफ लाइफ टर्म आता है, हाफ लाइफ क्या होता है। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन आपकी जो बनी है वो ये बनी है कि a इज इक्वल टू या माइनस ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो अभी हमने देखा था ए किस पे चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट पे, और टी जीरो था तो ये क्या था आपका, ए नॉट था। टी जीरो था तो क्या था आपका, ए नॉट था। एट टाइम टी पे क्या था, ये ए था। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर हमने जीरो और इसको हमने एक्स मान लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि ये है क्या, ए नॉट क्या हो सकता है, ए नॉट हो सकता है ए नॉट, ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं सिंपली। अगर ये 10 होता, मान लो ये 10 होता, ये जीरो है। अब अगर मैंने कहा कि ये 3 है तो क्या करेंगे हम, 10 माइनस 3, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 7। तो ए का मतलब वो हो गया। ठीक है, कितना है, ये 7 होगा तो 7 तो ये हो गया। वैसे कि भी वैसे इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको माइनस इससे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब एक टर्म आता है हाफ लाइफ का, इसका क्या टर्म आता है, हाफ लाइफ। सो व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि कोई रिएक्शन 100 मिनट में हो रही है, 50 मिनट में जो भी बात चल रही होगी उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। ये नहीं, कोई रिएक्शन 40 मिनट में हो रही है, 20 मिनट, उसके लिए हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड किसी रिएक्शन में वो टाइम होता है जब कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन रिएक्शन पूरी की पूरी 100% हो रही है, जब 50% कंप्लीट हो रहा है, मतलब 50% रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया है, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। मतलब रिएक्टेंट अगर 100 लिया है आपने तो अब कितना बन चुका है, 50 बन चुका है। तो अगर मैं इसके लिए करूं, अगर एट टाइम टी पे, एट टी टाइम पे जो ये जो ए है, टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या है, ए, लेकिन टी हाफ का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बन चुका है, हाफ बन चुका है। हाफ का मतलब ए नॉट बाई 2। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रिएक्टेंट क्या बन चुका होगा, आधा, तो आधा कह सकते हो ए नॉट बाई 2। ठीक है, क्या मतलब है, देखो अगर मेरे पास 10 है, ठीक है, 10 रिएक्टेंट है, 10 रिएक्टेंट के मोल्स है। हाफ लाइफ टाइम का मतलब, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब रिएक्टेंट क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। आधे का मतलब ए नॉट 10 है, अगर आधा मतलब 5, तो 5 को कैसे लिख देंगे, 10 बाई 10 बाई 2। तो 10 बाई 2 लिखेंगे तो ए नॉट का ए नॉट बाई 2, मतलब अब एक ही जगह क्या ले लेगा, ए नॉट बाई 2 ले लेगा। क्या ले लेगा, एक ही जगह ए नॉट बाई 2 ले लेगा। तो अगर मैंने बोला कि टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड को दिखाने का तरीका होता है टी हाफ या फिर टी 50%। ठीक है, जो टाइम है वो क्या है, हाफ लाइफ टाइम की बात चल रहे हैं।
हाफ लाइफ पीरियड की बात चल रहे हैं, तो t इजिकल टू टी हाफ होगा, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2। ये जो a है वो किसके बराबर, जो फाइनल कंसंट्रेशन है, e क्या, a क्या है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन के हिसाब से, अगर ये हाफ लाइफ की बात है तो ये फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, a नॉट बाई 2 के। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में a नॉट बाई 2 को और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये a नॉट माइनस a नॉट बाई, a की जगह क्या लिख देंगे a नॉट बाई 2, तो क्या लिख देंगे a नॉट माइनस a नॉट बाई 2 इजिकल टू k। तो k इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 2a, एक है आधा है, तो क्या हो जाएगा a t इजिकल टू टी हाफ है ना, नीचे t इजिकल टू टी हाफ है, इसको t को इधर ले आते हैं, a t इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो t इजिकल टू टी हाफ है, तो k t हाफ इजिकल टू a नॉट बाई 2, तो t हाफ निकालने का तरीका क्या है, a नॉट बाई 2k। तो ग्राफ देखोगे, सॉरी इक्वेशन है कि अगर आपसे पूछा जाएगा हाफ लाइफ पीरियड किसके बारे में, जीरो ऑर्डर के बारे में, तो t हाफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2k। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है किसका, जीरो ऑर्डर का, वो कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं करता, ध्यान रखना, सेकंड जीरो ऑर्डर का करता है, ठीक है। तो इसको आगे थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि जो आपकी रेट की इक्वेशन आएगी वो क्या आई है, a नॉट 1 बाई टी क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस a, और जो हाफ लाइफ की इक्वेशन आई है वो क्या है, t हाफ इजिकल टू a नॉट बाई 2k। इसमें भी ग्राफ बना लेते हैं, y इजिकल टू mx प्लस c से, तो y क्या है, ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में, t हाफ किसके बीच में बना रहे हैं ग्राफ, देखते हैं, y ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में, a नॉट, सॉरी t हाफ और a नॉट के बीच में, तो a नॉट बाई t हाफ के बीच में, तो y आपका क्या है, t हाफ है, और m क्या है आपका, कुछ m क्या है, स्लोप है, स्लोप कैसा है, m इजिकल टू क्या हो गई 1 बाई 2k। इंटरसेप्ट यहाँ कुछ है नहीं, c इजिकल टू इसकी वैल्यू है 0। इंटरसेप्ट जब कुछ होता नहीं है तो जो ग्राफ है वो किससे शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, c इजिकल टू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर स्लोप अगर निगेटिव होता तो ग्राफ नीचे को जाता, प्रैक्टिकली वैसे मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ग्राफ नीचे को जाएगा, हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में कैसा ऑलवेज कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका t हाफ बाई a नॉट का ग्राफ, और इससे पहले जो हमने एक और ग्राफ पढ़ा था वो किसका ग्राफ पढ़ा था, एक ग्राफ देखा था किसके बीच में, a के बीच में और किसके बीच में, t के बीच में, जो कैसा ग्राफ आया था, इस तरीके से आया। तो ये था आपका जीरो ऑर्डर के बारे में, जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन में। तो वहां पर दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसका अच्छे से तो इसके दो ये ग्राफ इसके यही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के उसमें जाने से पहले थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, किसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जीरो ऑर्डर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट किसी रेट ऑफ रिएक्शन का जो जीरो ऑर्डर की है उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.0300 है, 0.0030 है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। अभी मैं एक बार और यूनिट निकाल सकता हूँ, यूनिट मैंने सेकंड लेक्चर में बता दी कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकती है, अभी फॉर्मूले से भी निकल सकती है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A टू फॉल फ्रॉम 0.10 टू 0.07। तो 0.10 से 0.17, तो कितनी थी, 0.10 थी और पहुंची कितनी, मतलब जो A नॉट था, A नॉट थी फिर A पहुंची, टाइम आपको बताना है, ठीक है। कौन से टाइम में A नॉट से A पहुंची, और ये जो A नॉट है वो कितना है 0.10 है, और जो A है वो कितना है 0.075 है। तो 0.10 से 0.075 में
जब आपकी रिएक्शन कंसंट्रेशन पहुंची इनकी, तो उस समय कंसंट्रेशन जो पहुंची उस समय टाइम कितना था और उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है। तो t इक्वल टू क्या होता है 1 बाई के ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए। तो k की वैल्यू आपको पता है 1 पॉइंट दे रखी है 0.0030 और क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी देखो यूनिट लिख लेते हैं, मोल पर लीटर को मोलरिटी का लिख लेते हैं और मोल पर लीटर हो गया और सेकंड इनवर्स मोल सेकंड, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, मोलरिटी है तो क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म है तो ये मोलरिटी है, तो मोलरिटी से मोलरिटी कट जाएगा, सेकंड नीचे है तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो 8.3। तो जो समय जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 8.3 सेकंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा 8.3 सेकंड। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में किसकी रेट क्या कहते हैं हम, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चल रही थी वो जीरो ऑर्डर की पढ़ ली है, अब हम किसकी पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसकी, फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे तो वही लिखेंगे, ए पी पे गया तो टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन ए नॉट है, टी टाइम हो गया एट टाइम टी ए हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्स ले लेते हैं जो भी कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की। वही चीज करनी है, रेट जो होता है माइनस डी ए बाई डी टी यूज करेंगे, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हुई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और रेट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या हो जाएगा के ए की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर कौन सा है 1 है, अगर जीरो था अभी हमने जीरो रखा था, ये किसके अकॉर्डिंग है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं, तो क्या लिख देंगे माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही रिएक्शन की बात चल रही है, तो क्या लिख देंगे के ए। तो ऑन वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, टी वाले टर्म को इधर ले जाते हैं और ए वाले टर्म को यहां ले आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ए वाला टर्म यहाँ ले आते हैं और dt वाला टर्म यहाँ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा ऑन वेरिएबल सेपरेशन को, सेपरेशन किसका करेंगे वेरिएबल का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ए डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के डी टी, क्या हो जाएगा के डी टी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ, सीधे इंटीग्रेशन वाले टर्म को लिख लेता हूँ कि ऑन इंटीग्रेटर, पहले हम वेरिएबल का सेपरेशन किया, सेपरेशन करने के बाद हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल वही स्टेप यूज करना है जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए यूज किया था। तो क्या हो जाएगा, ये आपको मैं एक इंटीग्रेशन बता दूं, इंटीग्रेशन हम बता देते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा हो डी एक्स के टर्म में, तो क्या हो जाता है माइनस लॉन एक्स आ जाएगा। अगर 1 अपॉन एक्स से डी एक्स का हो रहा है तो कितना आ जाएगा लॉन एक्स। लॉन एक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉग, एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग बेस ई, ठीक है। तो लॉग बेस ई एक्स को हम नेचुरल लॉग एल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो लॉग 10 लॉग हम यूज करते हैं एलओजी करके, वो लॉग बेस 10 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने थोड़ा बताया इसके बारे में। तो नेचुरल लॉग तो क्या होगा, देखो 1 बाई एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा लॉन एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखाऊंगा 1 बाई टी, तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा लॉन टी आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखो 1 बाई ए क्या दिया हुआ है डी ए दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉन ए, जिसके रिस्पेक्ट में है और वो इस तरीके से है, तो क्या आ जाएगा उसका वही चीज लॉन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस टर्म पहले से ही है, तो माइनस लॉन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा के टी, देखो वो तो वैसी है जो पिछले वाला किया था के टी प्लस आई। अब आई क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो अब एट टी इज इक्वल टू 0 पे, तो बताया था कि ए किसके बराबर होगा, टी 0 होगा तो ए किसके बराबर होगा ए नॉट के बराबर होगा, तो ए किसके बराबर होगा ए नॉट की। तो ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 ही मान लेते हैं। तो इन वैल्यू पुट
वैल्यू इन 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखो t तो 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, और जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट के। तो a बराबर a नॉट हो जाएगा, तो ln a नॉट, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ln a नॉट, ठीक है, माइनस ln a नॉट। और अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम किस में रखते हैं, पुट इन वैल्यू, पुट इन फर्स्ट। इस वैल्यू को i की किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस ln a इज इक्वल टू के टी माइनस ln a नॉट। क्या आ जाएगा, माइनस ln a के टी माइनस ln a नॉट, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन को हम मान लेते हैं, होता है, ये भी एक इक्वेशन ही होती है। तो अभी हम इस इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं, ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t ln a नॉट माइनस ln a, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है log x, log इज इक्वल टू, ln इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log। इस log का मतलब होता है log बेस 10, जिसको हम log में लिखते हैं, इसका मतलब log बेस 10 ही है। और 2.303 और एक और होता है कि ln x y, तो क्या हो जाता है ये ln x माइनस वाई का क्या होता है, x माइनस वाई, ln x माइनस वाई है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ln x अपॉन y। तो क्या लिख सकते हैं हम, k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई a, ये लिख सकते हैं। k इज इक्वल टू 1/t ln a नॉट बाई a भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस ln को log में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2.303 t log a नॉट बाई a। तो ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इतने जो भी आप कहो, जो भी आप यूज करना चाहो, तो ये है आपके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले हमें क्या करना है, देख लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टाइम 0 पे a नॉट, टाइम t a। तो जब हमने रेट निकाला तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ से क्या निकला, k इज इक्वल टू a की पावर 1। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, k a के बराबर होगा। वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, फिर हमने इंटीग्रेट किया तो क्या निकला, माइनस ln a इज इक्वल टू के टी प्लस आई, t इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू a नॉट रखने पर क्या आ जाएगा, i की वैल्यू ln a नॉट आ जाएगी। और ये i की वैल्यू किसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। वहां से क्या इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी, k इज इक्वल टू 1/t। ये अगर हम इसको क्या करते हैं, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन आती है। तो ये इक्वेशन जो ये है, ये इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। k इज इक्वल टू, मैं जो लिख देता हूँ कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। k इज इक्वल टू 2.303 t log a नॉट बाई a, ठीक है। और इस अब हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं इसके बीच में। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे अभी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन में मैं एक बार और नोट लिखा देता हूँ, ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू के टी। तो दोबारा उस इक्वेशन को दोबारा वैसे भेज देते हैं। तो माइनस ln a इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस के टी, मैंने बोला ये भी हटाना है हमें, ये भी माइनस हटाना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के टी, ये लॉन, ये इधर गया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ln a, ठीक है। अब हम ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, ln नेचुरल लॉग a और t के बीच में। अब देखो यहाँ देखो m इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस के और c इज इक्वल टू क्या है, ln a नॉट। इंटरसेप्ट कोई वैल्यू है तो कहीं पर कट करेगा, और कैसा है, निगेटिव है तो क्या होगी, इस तरीके से एक ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ में जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो ग्राफ होगा माइनस
के, मतलब किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, ठीक है। जो स्लोप है किसके बराबर है, के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज और है, इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म में आता है, जैसे तो नेचुरल लॉग में आया, ऐसे नहीं पूछा जाता, पूछा भी ऐसे भी जा सकता है। इसको मिटा देता हूँ, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है। पहले आप इसको क्या कर लो, लॉग में चेंज कर लो। तो लॉग में चेंज करने पे कितनी वैल्यू आएगी, 2.303 कॉमन ले लेंगे, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी। तो डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों जगह तक 2.303 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा ये, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के टी अपॉन 2.303। अब देखो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा इसमें, लॉन ए में जो स्लोप आएगा उसमें थोड़ी सी वैल्यूज में चेंज आएगा, ग्राफ सेम होगा लेकिन, ठीक है। तो क्या होगा, देखो वही चीज करनी है आपको, लॉग ए लिखना है और ये वैल्यू को यहाँ भेजना है और माइनस को भी यहाँ भेजना है। तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 माइनस प्लस हो जाएगा वहां लॉग ए नॉट, तो माइनस लॉग ए नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ किसके बीच में खींचना है आपको, लॉग ए के बीच में और टी के बीच में, वही करना है। देखो ग्राफ तो वही आएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी पर, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, इंटरसेप्ट वही रहेगा, ग्राफ ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है, लॉग ए और टी के बीच में बस वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये तो था आपका क्या, ग्राफ किसके बीच में, ये तो था ग्राफ आपका, ठीक है। ये ग्राफ किसके बीच में था, लॉग ए और टी के बीच में, ठीक है। अब किसी भी तरीके से ग्राफ बना सकते हो, एक ग्राफ और खींच सकते हो, लॉग ए नॉट बाई ए और टी के बीच में भी ग्राफ खींच सकते हो, ठीक है। उसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे इसका। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ए है, पी में चेंज हो रहा है, तो ए टी इज इक्वल टू 0 पे और टी इज इक्वल टू टी हाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉट है और ए है, अब जो ए है वो क्या रह जाएगा, ए नॉट बाई 2, मैंने बताया था क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करके करूँ, ये हाफ हो जाएगा सिंपली, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा हाफ लाइफ टाइम में, मतलब हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आधी हो जाती है तो क्या हो जाएगा आपका 10 से 5 में पहुंच गया, तो क्या लिखोगे, रेट कॉन्स्ट टी, यहाँ पर टी इज इक्वल टू, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 बाई के या फिर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई, तो ये लिखेंगे क्या होता है आपका ए नॉट बाई ए, 2.303 अपॉन के ए नॉट बाई ए। तो अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू, टी की जगह टी हाफ या आप टी 50% भी करके लिख सकते थे, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी हाफ और क्या हो जाएगा, अब रख देते हैं, टी इज इक्वल टू टी हाफ रखेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2 आ जाएगा, ए की जगह ए नॉट बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 बन जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, टी इज इक्वल टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, किसके बीच में क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 2। लॉग 2 की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम सॉल्व इससे ही हो जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.301 टी हाफ। तो कितना आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.693 अपॉन के। एक चीज देखो, इसमें जो टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम है, वो डिपेंड नहीं करता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन में। लेकिन अब जब 0 ऑर्डर था, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट बाई टी 2 के, वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। तो ये तो था हाफ लाइफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इससे पहले हमने किसके लिया था, ये रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट की रेट इक्वेशन भी निकाल दी है हमने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी। जैसे हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, रिएक्शन 50%, या फिर हम बोल सकते हैं T50 50% रिएक्शन क्या हो रहा है, खत्म कब हो रही है, 50%, ठीक है।
वैसे ही अगर मैं एक टर्म बोलूं T75%, T75% का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन 75 पर रिएक्टेंट 75% जब खत्म हो चुका है, 75% खत्म हो चुका है, उस समय टाइम क्या हुआ, या रिएक्टेंट 87.5% खत्म हो चुका है, उस समय का टाइम। तो उसका जो रिलेशन है किसके संग, हाफ लाइफ के संग, वो कितना होता है, टी हाफ के संग जो भी आपका, जैसे मैंने बोला कोई रिएक्शन है उसका T75% निकालो, इफ टी हाफ गिवन 5 मिनट, ऐसे चलो मान लेते हैं टी, किसी रिएक्शन का टी हाफ 5 मिनट है, तो T75% निकालो, तो क्या लिखोगे आप, T75% इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, ये 10 मिनट आ जाएगा। वैसे ही क्या निकाल सकते हो आप, 3 कैसे निकाल सकते हो, 93.75 का भी निकाल सकते हो, और औरों का भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट का, और औरों का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको ड्राइव भी कर सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। देखो ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ड्राइव कैसे कर सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, याद करना पड़ेगा हमें बस कि T75% का क्या होता है, दुगना होता है टी हाफ का, ठीक है। अगर आपको टी हाफ टाइम दिया हुआ है तो T75% आराम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो सिंपली अगर आपको समझना है तो कैसे समझ सकते हो, प्रूफ टाइप का प्रूफ करना है तो क्या कर सकते हो, ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मान लो कि ए नॉट आपका कितना है 100, ए नॉट टाइम 0 है, ठीक है, टाइम 0, इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे हम, और कितने पे गया, 0 पे। अब हम बोल रहे हैं T50%, T50% का मतलब क्या है, T50% का T50% का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट 50% क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, रिएक्टेंट कितना परसेंट खत्म हो चुका है, 50, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बन चुका है, 50, तो क्या लिख देंगे, 100 माइनस 50, तो ए कितना आ जाएगा आपका 50। तो इसको अगर हम आपने अभी हमने देखा था तो कैसे निकला था, टी हाफ इज इक्वल टू, एक और तरीके से निकाल सकते हैं, देखो वही वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन के लॉग 100 बाई ए नॉट कितना है 100 और ए कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 2.303 लॉग 2। अब मैंने इतना क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी रीजन है, अभी देखते हैं। उसके बाद आपका आया कि कहा गया कि T75%, अगर T इक्वल टू क्या है आपका T75% है, T इक्वल टू T75%, मतलब 75% क्या हो चुकी है, प्रोडक्ट चेंज हो चुका है। तो A कितना हो गया होगा, T70 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 100 माइनस 75, कितना बचा 25। तो अब वही करते हैं आप, T75% इज इक्वल टू T75% इज इक्वल टू क्या होगा, वैसी 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए कितना है आपका 100 बाई 25, कितना आ जाएगा ये 4 जा, तो कितना हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 2 की पावर 2। ये जो 2 है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 2 इज इक्वल आगे आ जाएगा, तो क्या होता है 2.303 के लॉग 2। और इससे पहले अभी अभी हमने निकाला कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, टी हाफ के लिए, तो ये आपके लिए प्रूफ हो गई, प्रूफ भी कर सकते हो, और T75% आप क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, T75% निकाल सकते हो। के की वैल्यू वहां से निकालो, ये वैल्यू क्या होगी, हर जगह कॉमन होगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले में, ये मिटा देता हूँ, देख लो। जैसे T 87.5%, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर मैं 87.5% मतलब खत्म हो चुका होगा, तो बचा कितना है यहाँ पर, A की वैल्यू कितनी बचेगी, अब A इज इक्वल टू कितना है 100 माइनस 87.5, तो 87.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 0.9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2, और 9 में से 8 गया 12.5, तो K इज इक्वल टू T 87.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 100 अपॉन 12.5, 0 से कट जाएगा, और ये कितने टाइम होता है 8 टाइम्स होता है, ठीक है, 125 8 जा होता है, ठीक है। 2.303 बाई के लॉग 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 आगे आ जाता है, एक इक्वेशन एक ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है, पावर क्या हो जाती है आगे आती है 3 इंटू 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू लॉग
2, तो इतनी वैल्यू किसकी होती है 3 इंटू किसके बराबर होती है 3 इंटू 80 सॉरी टी 50% या फिर आप कह सकते हो टी हाफ के बराबर, तो टी 87.5। तो ये तो था आपका हाफ लाइफ के बारे में और हाफ लाइफ का कनेक्शन और तरीकों से, ठीक है 75% से 87 पॉइंट, इसका आप खुद निकालो 93.75 का। और भी मैं आपको देता हूँ जैसे 96.87, एक तो ये है टी 96.87, ये अपने आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज भी सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स किसके टी हाफ के, और इसको आपको तो भेजना ही है कि ये क्या है आपका टी 99.9% इज इक्वल टू होता है 99.9% होता है कितना 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो न्यूमेरिकल आ सकता है कि टी हाफ इतना दिया तो 96.87% निकालो। तो ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने डिस्कस किया किस के बारे में, जीरो ऑर्डर के बारे में। जीरो ऑर्डर का रेट की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 1/t इज इक्वल टू a नॉट माइनस a, ठीक है। दूसरा हमने निकाला था टी हाफ जीरो ऑर्डर की, जीरो के लिए टी हाफ क्या था आपका a नॉट बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या थी 2.303 बाई k लॉग a नॉट बाई a, और t की वैल्यू क्या थी आपकी, t हाफ की क्या थी 0.693 अपॉन k, इतना डिस्कस किया था। अब इसमें देखो यूनिट देखो, ये यूनिट क्या आई होगी, देखो ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट, ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट, मतलब मोल पर लीटर। यहाँ से भी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हो, नीचे क्या है सेकंड, तो यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और इसमें देखो ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे और नीचे क्या रह गया सेकंड, तो यूनिट क्या होगी इसकी सेकंड। ध्यान रखना कभी कोई रिएक्शन की ऑर्डर ना दी नहीं होगी, लेकिन आप किसको समझ सकते हैं उसकी यूनिट से किसकी ऑर्डर की रेट है, वो रेट कांस्टेंट है, वो आप समझ सकते हो। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेट फर्स्ट ऑर्डर, जब हमारा गैसियस फेज के बारे में, थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट आर्रहीनियस इक्वेशन। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।